गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए आपके पास न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था उसमें आपको पता चला था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो मूविंग कंडीशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ये था हमारे पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें पता चलता है कि बॉडी में हमें अगर इफ़ यू वांट टू मूव द you want to change the position of an object, then it must be necessary that we have to apply the force on it। उसके ऊपर आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप उसमें एक चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। उसको इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑफ फोर्स देन वी कैन इजीली कैलकुलेट इट। उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए था आपके पास, यानी फोर्स की कितना फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है उसको हम फाइंड आउट किया जा सकता है। अब जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है आपके पास, अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि जो फोर्स होता है आपके पास वो कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्स होता है ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी अगर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो फोर्स जो होता है आपके पास वो एक्शन और रिएक्शन दो गुणों के कारण से होता है, ड्यू टू द म्यूचुअल इंट्रैक्शंस ऑफ द टू बॉडीज़। यानी दो बॉडी के म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण से फोर्स जो होता है वो टेक प्लेस करेगा एंड इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। वो हमेशा जो है पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो फोर्स होता है आपके पास वो जो होता है आपके पास एग्जर्ट, अगर किसी बॉडी पे एग्जर्ट करता है तो उसमें एक्शन और रिएक्शंस होगा एंड फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स। वो हमेशा जो होगा पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा, यानी सिंगल उसमें फॉर्म में जो है फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो डेट इज़ द एक्शन होता है वो आपके पास, और इसके कारण से जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन होगा दो बॉडीज़ के बीच में, यानी जो दूसरी बॉडीज़ होती है आपके पास वो भी फोर्स एग्जर्ट करेगी आपके ऊपर और उस फोर्स को हम कह देंगे रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो टेक प्लेस करता है और ये एक पेयर ऑफ फोर्स होगा आपके पास, और इसके कारण से आपके पास फोर्स होगा वो लगेगा किसी बॉडी में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन इसीलिए होता है क्योंकि जो फोर्स होता है वो एग्जिस्ट ड्यू टू द म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़। दो बॉडीज़ में म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण से फोर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसमें से याद रखनी है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ड्यू टू द म्यूचुअल इंट्रैक्शंस बिटवीन द टू बॉडीज़। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके पास सीधा न्यूटन का थर्ड लॉ। एक अगर सिंपल लिखने के लिए आता है तो उसको हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ every action has equal and opposite रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो सिंगल बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ये भी चीज़ आपने नोट करके चलनी है। एक्शन और रिएक्शन दोनों जो होगा वो डिफरेंट बॉडीज़ में एक्ट करेगा। अगर सिंगल बॉडी में एग्जिस्ट करेगा तो वो कैंसिल कर देगा एक दूसरे के इफेक्ट को और बॉडी जो होगी वो मूव नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ को भी आप नोट करके चलिएगा कि एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा वो हमेशा जो होगा डिफरेंट बॉडीज़ में एक्ट करता है आपके पास। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने इसमें नोट करके चलना है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, और दूसरा फोर्स एक्ट इन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट में लग रहा है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में होगा। जैसे अगर आप फुटबॉल है तो फुटबॉल में आप क्विक मारते हैं, डेट इज़ एक्शन, और फुटबॉल के कारण से आपके पैर में भी चोट लगती है तो डेट इज़ द रिएक्शन, वो रिएक्शन होगा। ठीक है, बॉल ऊपर से नीचे को आ रही है, ये बॉल है आपके पास, ये बॉल ऊपर से नीचे को आएगी, यहाँ पे आके स्ट्राइक की अर्थ में, यहाँ पे आके ये क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रहा है। तो ये आपके पास जब बॉल ऊपर से नीचे आई तो ये आपके पास यहाँ स्ट्राइक करेगी, ये हुआ आपके पास एक्शन होगा। यहाँ पे ये चीज़ होगी आपके पास एक्शन। ये बॉल यहाँ से टकराई, टकराने के बाद जब ये बॉल दोबारा रिटर्न होगी ऊपर को चलेगी तो ये जो होगा अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ड्यू टू द अर्थ, ड्यू टू अर्थ रिएक्शन। ठीक है, बॉल इससे टकराई, बॉल अर्थ से टकराई तो वो एक्शन होगा, और फिर अर्थ जो होगा रिएक्शन अप्लाइड करेगा और बॉल जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, रिएक्शन हुआ। तो ऑब्जेक्ट जो होता है आपके पास, जो ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, देखिए पहला ऑब्जेक्ट आपके पास बॉल है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे क्या अर्थ है, तो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जो होगा एक्शन और रिएक्शन टेक प्लेस करता है। अब सेकेंडली आपने इसमें याद रखना है कि जो आपके पास एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, ये एक तो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट में हो रहा है, लेकिन एक्शन रिएक्शन के कारण ये नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा, नहीं, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट होता है आपके पास, बिकॉज एक्सेलरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है। एक्चुअली ये थर्ड चीज़ भी आप नोट करके चलेंगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन different object is different, दैट इज़ अब डिफरेंट का मतलब हो गया कि बॉल का जो यहाँ पे देखिए ये जो बॉल होगा इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, अर्थ जो होगा इसका एक्सेलरेशन अलग होगा। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन अर्थ होगा अलग होगा। अब ये है ऑब्जेक्ट कंडीशन आती है कि अगर दोनों इसमें फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो ये मूवमेंट क्यों नहीं हो रही, तो मूवमेंट इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो दोनों का डिफरेंट होता है। अब क्यों डिफरेंट होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ आपके पास क्या है, F इज इक्वल टू होता है आपके पास m इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए जो एक्सीलेशन होता है A इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास F अपॉन m। जो एक्सीलेशन होता है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सीलेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब हो गया कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो अर्थ होती है इसका मास क्योंकि ज़्यादा होता है तो इसमें एक्सेलरेशन कम होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन जो बॉल होता है आपके पास उसका मास कम होता है तो एक्सेलरेशन उसका ज़्यादा होगा, इसलिए बॉल जो होगी वो मूव कर जाएगी। तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों में एक दूसरे में फोर्स अप्लाइड करते हैं, एक्शन रिएक्शन दोनों में होगा, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, जिसमें मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपने इसमें से चीज़ ध्यान रखनी है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होता है एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें हमें दो तीन चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ ये कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है, यानी जो फोर्स एग्जिस्ट करता है आपके पास वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ आपके पास जो फोर्स होगा वो ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़ होता है। दो बॉडीज़ के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है उसके कारण से फोर्स एग्जिस्ट करेगा आपके पास। तीसरा आपने याद रखना है कि फोर्स हमेशा जो है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में एक्ट करेगा आपके पास। ठीक है, चौथी पॉइंट्स आपने इसमें याद रखनी है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन जो होता है आपके पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर हम किसी बॉडी के मास को हम बढ़ा देंगे तो उसका एक्सेलरेशन अपने आप से कम हो जाएगा। तो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दोनों का मास डिफरेंट होगा, इसी कारण से दोनों का एक्सेलरेशन जो दोनों ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं। तो इसीलिए जो होता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और अगर मैथमेटिकली हम इसको देखें, मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो ये लिखा जाता है F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। दोनों फोर्सेस मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट्स होते हैं। तो इक्वल और अपोजिट होने का मतलब ये हो गया कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी,
force on first body is equal to force on first body. F12 means force on first body is due to second, and F21 means force on second body is due to फर्स्ट बॉडी। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 लेते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास आता है कि जो आपके पास वॉकिंग है, सिंपल सा एग्जांपल आता है इसका, वॉकिंग। तो वॉकिंग में आपने देखा होगा कि जब आप चलते हैं तो आप कैसे करके मूव कर पाते हैं, तो आप इसीलिए मूव कर पाते हैं कि जो कि आप जो है अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो जब हम चलते हैं तो हमारे जो लेग्स हैं आपके पास वो अर्थ में फोर्स अप्लाइड करेंगे, और जब वो अर्थ में फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसमें जो फोर्स वो अप्लाइड करेंगे वो आएगा आपके पास एक्शन, और फिर ड्यू टू द रिएक्शन, जो रिएक्शन होगा वो अर्थ जो है उसमें रिएक्शन करती है, और इसके कारण से हम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं आपके पास। तो दिस इज़ द वे हाउ वी मूव एंड हाउ वी वॉक इन ऑन द अर्थ, ठीक है। किस तरह से अर्थ में मूव किया जाता है। तो सबसे पहले जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे अर्थ में तो वो होगा आपके पास एक्शन, और जो अर्थ जो होगी हमारे बॉडी को पुश करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी, तो वो होगा आपके पास रिएक्शन, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है आपके पास। एक्शन रिएक्शन के कारण से आपके पास जो है आप वॉक कर पाते हैं। इसी तरह से जो और एग्जांपल्स भी है आपके पास इसमें देखिए, दूसरा एग्जांपल आपकी बुक में इसमें दिया है आपके पास, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन। इसे गन में क्या हो, जब व्हेन गन इज़ फायर्ड इट एक्सर्ट ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द ब्लड। तो गन को जब हम फायर करेंगे तो यहाँ पे एक फॉरवर्ड फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ब्लड के ऊपर। तो ब्लड जो होगी एक्सर्ट करती है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन द गन, और उसी को हम कह देते हैं रिक्वायल ऑफ द गन, या जो झटका लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में जो गन में झटका लगेगा वो होता है रिएक्शन ड्यू टू द ब्लड। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है। सिस्टम में कि या गन आपके पास है, उसमें गन के अंदर बुलेट है, तो जब वैन गन इज़ फायर्ड तो फॉरवर्ड रिएक्शन लगेगा, फॉरवर्ड एक्शन होगा, फॉरवर्ड उसके कारण से बुलेट जो होगा वो फॉरवर्ड एक्शन में मूव करेगी, लेकिन वो रिएक्शन भी करेगी। तो बुलेट एक्सर्ट करेगी आपके पास एक इक्वल अपोजिट फोर्स उसमें गन के ऊपर लगाती है, और इसीलिए गन में जो होगा एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो होगी वो क्रिएट होती है आपके पास। अब क्योंकि डिपेंड करता है, मैंने कहा था एक्सलेशन होता है आपके पास, क्योंकि बुलेट का जो मास है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द गन। तो जो बुलेट होगी आपके पास वो फास्ट मूव कर जाएगी, क्योंकि मास कम है तो एक्सलेशन ज़्यादा होता है, वो फास्ट मूव कर जाती है। और जो गन होती है उसका मास ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसके एक्सलेशन कम होगा, उसमें हल्का सा एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपको ऐड करेगी बॉडी के ऊपर। तो ये एक्शन और रिएक्शन के कारण ही आपके पास होता है। इसी तरह से अगर आप किसी बोट में बैठे हुए हैं तो जैसे ही आप उसमें से जंप करते हैं रोइंग बोट में से, तो वहाँ पे एक्शन होता है आपके पास, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और रिएक्शन के कारण से बोट जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ टेक प्लेस करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे हैं, इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के कारण से होते हैं, और दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में एक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। तो ये था एक्शन और रिएक्शन, और ये था न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको आप ढंग से स्टडी करेंगे, उसके बाद हमारे पास इसमें लास्ट टॉपिक बच जाएगा लॉ का कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।